दोस्तों SCERT की किताबों की जो सीरीज चल रही है तो उसकी क्लास नंबर है 3। मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 6 तक करा दिया था और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं। पार्ट का नाम है दोस्तों वन्य एवं वन्यजीव। 7-8 हम लोग पार्ट करने वाले हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ में जो इसकी 2 वीडियो हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर पहले उन्हें चेक कीजिएगा। और जितनी भी ये क्लास है आपकी, यानी कि सरकारी स्कूल की किताब है, सरकारी स्कूल की किताब है, तो आज जो है मैं आपके लिए डायरेक्ट किताब ही लेकर आया हूँ, टाइपिंग नहीं करवाई है, ठीक है। डायरेक्टली किताब ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और साथियों ये इसमें से आपको पूरी किताब जब आप लोग कर लेंगे 10 नंबर से कम का नहीं फंसने वाला। और बताइएगा, चलिएगा। तो देखिएगा, जैसे पौधों की बात हम लोग कर लेते हैं। पौधे, अब जो नीम का पौधा होता है, नोट डाउन करते रहिएगा, नीम का पौधा होता है तो इसका उपयोगी भाग कौन सा होता है? देखिए, उपयोगी भाग होता है पत्ती। वैसे तो दोस्तों इसकी जो जो इसकी लकड़ी है वो भी काम में आती है, लेकिन हम लोग जो है अभी जो है इलाज की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारा प्राकृतिक औषधालय है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि प्राकृतिक औषधालय किसे कहा जाता है? औषधालय किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा सर, वनों को जो है प्राकृतिक औषधालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो ये नीम की पत्ती हैं वो रक्त शोधक के काम आती हैं। अब मान लीजिए जैसे त्वचा रोग है कोई, तो उसके भी काम आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति को खुजली वगैरह होती है तो उसके कहते हैं कि खून गंदा हो गया, नीम के पत्तों का सेवन करो थोड़ा सा, है ना। तो एक होता है आपका इसबगोल बीज, यानी कि इसका उपयोगी जो भाग होता है भूसी होता है। पेचिश व कब्ज ठीक करने में इसका काम आता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पौधे का नाम है सिनकोना। ये वाला प्रश्न आपका यूपी टैट और सी टैट दोनों में बनता है। सिनकोना की जो छाल काम आती है, और दोस्तों इससे क्या बनती है? मलेरिया की दवा बनती है सिनकोना से। जामुन की बात करेंगे, जामुन के बीजों का बनता है चूर्ण, जो कि मधुमेह में काम आता है। यूकेलिप्टिस आप लोग जानते होंगे, यूकेलिप्टिस के उसको बोलते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में इसको लिप्टिस कहा जाता है। और दोस्तों ये जो होता है, क्या होता है? आतंकवादी पेड़ की श्रेणी में इसको लाया जाता है। और दोस्तों ये तेल, उपयोगी भाग जो है तेल, इसका तेल काम आता है, यानी कि यूकेलिप्टिस का जो है तेल निकलता है और जुकाम की दवाई बनाई जाती है इससे। किसकी दवाई बनाई जाती है? जुकाम की दवाई। एक होता है मुलेठी की जड़ काम आती है, जो कि गले की खराश के लिए काम आती है। यानी कि आपको देखिएगा कितने सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। आपसे पूछेगा कि सर आतंकवादी पेड़ किसको कहा जाता है, आप बताएंगे यूकेलिप्टस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, सरकार ने जो है बहुत सारे कानून बनाए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन पहला जो रहेगा वो रहेगा पेरियार अभ्यारण्य। अब इसका स्थान कहाँ है? इडुक्की। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? केरल में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में है। मानस अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? असम में है। और अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये भी पूछ रहा हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, जो पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को कराई थी उसका क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, ठीक है, जिससे कि आप लोग जो है बता भी सके। चलिएगा, जल्दापारा अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कान्हा अभ्यारण्य एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है मेरे प्यारे साथियों। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नोट डाउन करते रहना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। केवला देव एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार जो है वो ललितपुर में है। तो कुछ जो है दोस्तों ये क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे। इनका स्थान आप लोगों ने समझ लिया है। लेकिन बीच में मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, देखिए यहाँ से ये वाला। चलिए गाइज, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती हैं वो कहाँ से आती हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आती हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से आती हैं। लकड़ी जब जलती है, कोयला जलता है, कंडी किसको बोलते हैं? उपलों को बोलते हैं। एलपीजी, घी, वनस्पति तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से भी आती है, ठीक है।
जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया के दौरान जो मुक्त गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, सभी प्राणियों जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया आदि द्वारा सांस लेने के पश्चात छोड़ी गई गैस ही आपकी CO2 होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सर अपशिष्ट गैस किसको कहा जाता है। इस पर फोकस करने वाला था मैं आप लोगों के लिए। अपशिष्ट गैस किसको कहा जाता है समझिएगा। वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के जलने से, उद्योगों की चिमनियों से एवं शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख गैसें हैं। इन्हें ही हम लोग जो है अपशिष्ट गैसों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बन जाएंगे, मतलब ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा कि जो अपशिष्ट गैसें हैं निम्न में से कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, या पूछ सकता है निम्न में से कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग बात करें तो दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य की। ठीक है, इस पर फोकस कर लेते हैं दोबारा से वहीं पर। तो अगर हम लोग बात करें लुप्त प्रजातियों की, तो लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र जो है कुकरेल वन लखनऊ में है, जिसकी स्थापना जो है 1984 और 85 को की गई थी। ध्यान दीजिएगा, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जो है कुकरेल वन है, लखनऊ में 1984-85 को स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना है। मगर और घड़ियाल, ठीक है, मगर और घड़ियाल के संरक्षण हेतु जो है स्टार्ट की गई है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं। देखिएगा, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कौन कितने हैं, मतलब 2 हैं। कुकरेल वन होगा जो कि लखनऊ में है, एक है आपका कतरनिया घाट जो कि आपका बहराइच में है। ठीक है, बहराइच में है। इस किताब को आप लोग देखिएगा, जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इस किताब को कंप्लीट कराने के बाद इनके प्रश्न उत्तर कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल था। ठीक है, चलिएगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर व सहारनपुर जिलों के वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। ठीक है, इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा सकता है या किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे। आपसे कहेगा कि सर ये बताइएगा कि जो बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ पर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे बता देंगे। और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है, यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जो कि अभी बन रहा है, यानी कि निर्माणाधीन है। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? इको डेवलपमेंट प्रोग्राम भाई इसका उद्देश्य जो होता है वो संरक्षित वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्र में वन उपज का विकास करना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक वानिकी योजना। ये क्या है सामाजिक वानिकी योजना? देखिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना, समझिएगा, ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से इसकी शुरुआत की गई। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चली? 1 जुलाई सन 2001 को चली। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों, हरित क्षेत्र का विस्तार करना और उद्योग का उन्नयन करना। वन महोत्सव, भाई वन महोत्सव जो है 1952 ईस्वी से देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू की गई। इम्पोर्टेंट है सारा का सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पाठ नंबर 8। देखो डायरेक्टली किताब का ही दिया है मैंने यहाँ पर। पाठ नंबर 8 जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, टाइपिंग नहीं किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव किस तरह रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? पारिस्थितिकी में, यानी कि इसको इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब इकोलॉजी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है परिवेश का अध्ययन, है ना। तो इस प्रकार कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रहता है
भोजन कैसा प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर करता है ना, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलाकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, हाथी, शेर, है ना, हिरण, मनुष्य, पेड़, पक्षी, पौधे, है ना, ये जल, मतलब जल में जो आपके कमल का फूल है या मछली है, सबकी हम लोग बात इसमें कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेते हैं। देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जलीय हो अथवा स्थलीय, उसकी संरचना दो घटकों से मिलकर बनती है। एक तो सजीव घटक होता है, एक आपका निर्जीव घटक होता है। सही है ना भाई, एक तो सजीव घटक होता है, एक निर्जीव घटक होता है। अब हम लोग बात करेंगे सजीव घटक की। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं अभी कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर आपको कि विश्व वन दिवस जो है कब मनाया जाता है। इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलेगा। तो सजीव घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे पेड़ पौधे, है ना, पशु पक्षी हमारे आ जाएंगे, है ना, और दोस्तों एक दूसरे के लिए पोषण आहार का कार्य करते हैं। और पोषण के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो पहले जो हमारा सजीव घटक हैं, इसको पोषण के आधार पर हम लोग इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जो आपके सजीव होते हैं। देखिए, एक तो होता है उत्पादक। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ उत्पादक किसको कहा जाता है। देखिए, जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। स्वपोषी के नाम से जाना जाता है दोस्तों इनको। ठीक है, और इन्हें जो है उत्पादक हम लोग कहते हैं। अब उत्पादक में कौन कौन से आ सकते हैं, देखिएगा, हरे पेड़ पौधे हमारे आ गए यहाँ पर। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर जो है क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिख भी रहा होगा, आई होप। देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर के आते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कौन से होते हैं, देखो, जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक यानी कि हरे पौधों पर निर्भर होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि भोजन के लिए जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, इनको परपोषी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो उपभोक्ता है इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा ये आपका। जो उपभोक्ता है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कैसे, एक तो होगा प्रथम चरण वाला, एक होगा द्वितीय चरण वाला, एक होगा दोस्तों तृतीय चरण वाला। मैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। जो प्रथम चरण वाला उपभोक्ता होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका ये जो है शाकाहारी जंतु भोजन के लिए जो है सीधे उत्पादक, यानी कि उत्पादक क्या होता है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो पहले वाले होते हैं, पहले वाले जो है पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। ठीक है, ये हैं आपके। अब दोस्तों मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य के सामने तो सब हजम है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पहले वाले में भी रख लेते हैं वैसे तो। जैसे गाय जो है, गाय क्या खाएगी भाई, चारा खाएगी, है ना। कहाँ से लेकर आओगे भाई, इसका चारा जो है हम लोग खेत से लेकर आते हैं, घास वगैरह जो होती है ना। बकरी भी ऐसे काम करती है, हिरण भी हो गया, खरगोश भी हो गया। तो ये किस में आएंगे, आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीय चरण के उपभोक्ता में, तो इसमें देखिएगा ये शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो है ना इन वालों को खाते हैं। जैसे चीता हो गया, चीता किसको खा जाएगा, खरगोश को खा जाएगा। है, शेर हो गया, खरगोश को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, गाय को, बकरी को, भेड़ को खा जाएगा ना। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है द्वितीय। ठीक है, ये पहले वाले, दूसरे वाले जो पहले वाले को खा जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों तीसरे वाले की। तीसरे वाले जो होते हैं वो आपके होते हैं, तीसरे वाले जो हैं दोस्तों द्वितीय चरण के उपभोक्ता, यानी कि शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में खा जाते हैं। जैसे शेर मर गया। अच्छा, इनको किस नाम से जानते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड वाले को जो है हम लोग अपमार्जक के नाम से कहलाते हैं, अपमार्जक। जैसे गिद्ध हो गया, समझ लीजिए गिद्ध। अब कोई शेर मर गया तो गिद्ध क्या करेगा, शेर को खा जाएगा वहाँ से आके, मतलब उसको मरे हुए को। ठीक है, बाज हो गया, चील होगी, कौवा हो गया, यानी कि जो मरे हुए जानवर हैं ना उनके मांस को खा जाते हैं। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो आपका अपघटक होता है
ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अपघटक क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक चित्र के माध्यम से देखिए आप लोग, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं क्या है चित्र में आपका। देखिए पौधे, यानी कि पौधे किस में आएंगे, आपके उत्पादक में आएंगे। उपभोक्ता एवं अपघटक सजीव घटक हैं। जैसे आपका गिद्ध है, ठीक है, तो सांप यहाँ पर आएगा, मतलब एक दूसरे से ऐड है। अभी मैं एक बड़ा वाला चित्र दिखाऊंगा जिसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपके, चलेगा। अपघटक की बात कर रहे थे हम लोग दोस्तों। अपघटक, सोचिए क्या सभी सजीव प्राणियों की मृत्यु होने पर प्रकृति में इनके ढेर बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जिसको बैक्टीरिया, कवक आदि के नाम से जाना जाता है ना। इनको हम लोग जो है मृतपोषी भी कहते हैं, इनको मृतपोषी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे कभी मान लीजिए कोई कौवा वगैरह मर गया, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर वो पड़ा है वहाँ पर मरा हुआ तो कुछ दिनों बाद वहाँ से गायब हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि दोस्तों मृतपोषी जो है उसको सफ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हुई होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है ये मैटर, क्या नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको भी चित्र दिखाऊंगा, जाना किसी को नहीं है अभी, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब हम लोग बात करें दूसरा वाला जो की पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सर ये निर्जीव घटक क्या होता है, नॉन लिविंग। तो पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आ जाता है, और ये सभी हमें जो है प्रकृति से प्राप्त ही होते हैं। ठीक है, चलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से परिस्थिति जो है वो असंतुलित हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इसमें से कोई सा भी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो प्रकृति जो है असंतुलित हो जाती है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग आहार श्रृंखला, फूड चैन। फूड चैन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक से। देखिए किसी भी परिस्थिति तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मोबाइल में थोड़ा सा बड़ा चित्र नहीं देख पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से था आपका, दो चित्र लिए थे मैंने आपके। देखो पहले मैं आपको आहार श्रृंखला के बारे में बताऊँ। देखो ये है आपका यहाँ पे, जैसे वन की बात करते हैं, इधर से देखिएगा, वन की बात करते हैं तो वनों के जो पेड़ पौधे हैं कौन खाएगा भाई, हिरण खाएगा। तो हिरण का आहार कौन है भाई, मतलब जब पौधे हैं तो पौधे कहाँ से भाई अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनको कौन खा जाता है दोस्तों, हिरण वगैरह। हिरण को कौन खा जाएगा भाई, ये चीता खा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला आपका, एक तो वन में हो गया आपका और एक हो गया घास वाला। जैसे घास हुई उत्पन्न, ठीक है, तो घास को कौन खाएगा भाई, घास को खाएंगे ये मकड़ी वगैरह जो होती हैं, मतलब इस प्रकार के जो होते हैं इनको खा जाएंगे। ठीक है, और इसको कौन खाएगा, फिर मेंढक खा जाएगा, छोटे वाले कीटों को। इनको मेंढक को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा। अब सांप को कौन खा जाएगा डियर, सांप को खा जाएगा बाज या चील। ठीक है, ये खा जाएगा। अब देखिए जल की बात करते हैं तीसरे वाले में, जल की। तो जल में ये पौधे उग गए आपके, आप लोगों ने देखा होगा जल में भी उगते हैं। तो इसको कौन खाता है भाई, ये जो है ना, ये जो जल में रहने वाले कुछ केकड़े वगैरह, मतलब बिच्छू है आपका, ये खाते हैं। और इनको कौन खाता है भाई, मछली खा जाती है छोटे वालों को। मछली को कौन खाता है डियर, मछली को जो है ये आपका बगुला खा जाता है। ठीक है, तो ये प्रकार है आपका इस प्रकार से। ठीक, चलिए आहार जाल की बात करेंगे हम लोग। आहार जाल की बात करेंगे तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक आहार जाल श्रृंखलाएँ होती हैं। ठीक है, और ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाता है, और इसे ही हम लोग जो है आहार जाल कहते हैं। इसको ही हम लोग आहार जाल कहते हैं। अब आहार जाल का चित्र तो मैंने बनाया नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए दोस्तों, ऐसे मान लीजिएगा, शेर ये है आपका, मनुष्य है आपका, ये आपका जो हिरन है, ये आपका बाज है, ये आपका चीता है,
ये आपका छोटा मकड़ा, मतलब इस तरह से आहार जाल बन जाल टाइप बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, ऊर्जा का प्रवाह की बात करेंगे। अगला की पॉइंट आपका रहेगा ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, और ये वाला की पॉइंट मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा टाइपिंग के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको ये 4th वाला पार्ट रहेगा कल या परसों, ठीक है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, टेक केयर।